हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर कैसे उस डी एसेंस को हासिल किया जा सकता है और आखिर कौन इसको हासिल करेगा और दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करेगा। एपिसोड सच में काफी स्पेशल होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ूकुन सभी से कहते हैं, क्या तुम लोगों को तोसी एंशिएंट गॉड के ओरिजिन या फिर आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता है या नहीं। इस पर सभी लोग ना करते हैं। तो फिर ज़ूकुन कहते हैं, क्या किसी को नंबर 1 के हेवनली फ्लेम के बारे में पता भी है या नहीं। इतना कहकर वह सभी लोगों को एक फ्लेम के बारे में बताते हैं जिसने सभी हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वह खुद ही नंबर 1 का हेवनली फ्लेम बन गया था, जो कोई और नहीं बल्कि तोसी एंशिएंट गॉड होते हैं। इस चीज को जानकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हुए थे। तो गु युआन कहते हैं, लेकिन सभी बातों का दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने से क्या कनेक्शन है। इस पर ज़ूकुन बताते हैं, दरअसल बात ऐसी है कि हमें एक दाऊदी को क्रिएट करने के लिए डी एसेंस चाहिए जो उस बड़े से स्टोन स्टैचू के अंदर मौजूद है, जिसके साथ ही यह एंशिएंट गॉड मैंशन का सबसे कीमती और प्राइसलेस ट्रेजर है, जिसे इस स्टोरी स्टैचू के अंदर से बाहर नहीं निकाला जा सकता और ना ही इसके ऊपर अटैक करके इस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब आगे एपिसोड 238 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो ज़ूकुन की बातों पर उस बड़े से पहाड़ जैसे स्टोन स्टैचू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन सभी के हाथ एंशिएंट गॉड स्टैचू को छूने लगते हैं, जहां उस बड़े से स्टोन स्टैचू का सरफेस खुरदरा सा मालूम होता है, लेकिन इसमें कोई अलग सी फीलिंग नहीं होती। उन सबको वह बड़ा सा स्टोन स्टैचू बिल्कुल एक नॉर्मल से पत्थर से बना हुआ स्टोन स्टैचू की तरह दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से ली यिंग अपने एक पंच को उस बड़े से स्टोन स्टैचू में दे मारते हैं और इस चीज को देखकर जियाओयान और बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही ली यिंग उस बड़े से स्टोन स्टैचू में अपने पंच को मारते हैं तो वह हजारों हजार मीटर तक पीछे उड़ के चले गए थे और खुद को काफी ही ज्यादा मुश्किल से स्टेबलाइज कर पाते हैं। इस सीन ने सभी के दिमाग में जो भी डाउट क्रिएट हो रहा था वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। ली यिंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उनका सिर्फ एक पंच बड़े से बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के काबिल होता है, लेकिन जिस तरह से ली यिंग उस बड़े से स्टोन स्टैचू में अपने पंच को मारने के बाद पीछे गए थे, उसके बाद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि वह बड़ा सा स्टोन स्टैचू बिल्कुल ही नॉर्मल है। जहाँ पर एक तरफ ली यिंग इतनी ज्यादा पीछे हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ उस बड़े से स्टोन स्टैचू में उनके पंच की वजह से एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया होता। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस समय गु युआन की आंखों में भी सरप्राइज भर गया था। वो कहते हैं इस स्टोन स्टैचू को एक्चुअली में वो डी एसेंस प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम एंशिएंट मैंशन में इस स्टोन स्टैचू के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए। इस पर ज़ूकुन हेल्पलेस तरीके से हाँ करते हुए कहते हैं, वो जो डी एसेंस है वही स्टोन स्टैचू के अंदर मौजूद है, जिसको हम इस तरह से तो नहीं ले सकते। तो गु युआन कहते हैं, जरूर उस डी एसेंस को बाहर लाने के लिए कोई स्पेशल तरीका होगा। इसको सुनकर ज़ूकुन अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, लेकिन हमारे पास उस डी एसेंस को हासिल करने के बाद भी एक प्रॉब्लम होगा। डी एसेंस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसको केयरलेस तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसको एब्जॉर्ब करने के दौरान अगर कोई भी एक छोटी सी गलती होती है तो उसको एक बैकक्लैश का सामना करना पड़ेगा, जो भी उसे एब्जॉर्ब करेगा। और सब तोशी एंशिएंट गॉड एक हेवनली फ्लेम थे, तो सिर्फ कोई एक ऐसा ही उस डी एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा फेमिलियर हो। ऐसा होने पर जो बैकक्लैश होगा उसकी काफी हद तक कम किया जा सकता है, और तो और ऐसा होने पर डी एसेंस के सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और फिर उन सभी की एक साथ नजरें जाती हैं जियाओयान पर। आखिरकार जियाओयान ही वह इंसान है जो कि हेवनली फ्लेम्स के सबसे ज्यादा करीब है। तभी गु युआन कहते हैं, जियाओयान वो इस चीज के लिए एकदम परफेक्ट है, और तो और उसके पास जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वह तो ऑलरेडी एक फायर स्पिरिट में बदल चुका है, जिस वजह से जियाओयान के लिए उस डी एसेंस को एब्जॉर्ब करने का सबसे ज्यादा चांसेस है। अचानक से सभी लोगों को इस तरह से अपने बारे में बात करते हुए देख जियाओयान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल को लाते हुए कहता है, मुझे लगता है हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं।
पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर हम उस डी एसेंस को इस स्टोन स्टैचू के अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे। इस पर सभी लोग थोड़ा स्माइल करते हैं और फिर वह सभी मिलकर अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे उस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय किए बिना ही डी एसेंस को बाहर निकाला जा सके। लेकिन काफी समय तक सोचने के बाद भी उन सभी को कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिलता जिससे कि डी एसेंस को बाहर निकाला जा सकता हो, जिस तरह से वह डी एसेंस इस स्टोन स्टैचू को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से ज़ूकुन और गुयुआन दोनों लोग एक साथ मिलकर भी उस स्टोन स्टैचू का कुछ नहीं कर सकते थे, जो कि अब सभी लोगों के लिए एक पजल के जैसा हो गया था, जिसको सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं समझ में आ रहा था। वहीं पर जियाओयान भी काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसे भी कोई भी तरीका समझ में नहीं आता। अब तो उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसे उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए। तभी जियाओयान के कंधे के पास एक पिंक कलर का लाइट ग्लो करता है और उसी वक्त लिटिल यी जियाओयान के बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार जब लिटिल यी बाहर आया था तो उसका अपीयरेंस बाकी समय से काफी ज्यादा अलग होता है। जैसे ही उसने उस बड़े से स्टोन स्टैचू को देखा था, लिटिल यी के छोटे से चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते रहते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा अलग होते हैं। वहीं जब जियाओयान लिटिल यी के इस तरह से बर्ताव को देखता है तो वह भी थोड़ा सा हैरान होता है। जब जियाओयान को तोसी एंशिएंट गॉड के बारे में पता चला था तो वह काफी चीजों को समझ गया था, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में तोसी एंशिएंट गॉड ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए जरूर उस समय प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को भी एब्सॉर्ब किया होगा, जिस वजह से शायद इन दोनों के बीच प्रॉब्लम है। तभी लिटिल यी एक सॉफ्ट आवाज में कहता है, मैं इस स्टोन स्टैचू को ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही लिटिल यी ने इस चीज को कहा था, वहाँ पर उसने सभी लोगों के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। इस चीज को सुनकर गुयुआन और ज़ूकुन तुरंत अपनी जगह से गायब होते हुए जियाओयान के पास आ जाते हैं और उनकी आंखें देखती हैं लिटिल यी को। तो जियाओयान कहता है, लिटिल यी क्या तुम ठीक हो? इस समय लिटिल यी को देख के जियाओयान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही पुरानी मेमोरी याद आ रही हो। जियाओयान की आवाज को सुनकर लिटिल यी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके चेहरे पे फिर से वो स्माइल आ गई थी। फाइनली उसके चेहरे की स्माइल को देखकर जियाओयान अच्छा महसूस करता है और कहता है, अगर सच में तुम उस स्टोन स्टैचू को ओपन कर सकते हो तो प्लीज तुम भी एक बार ट्राई करो। अगर तुम ऐसा नहीं भी कर पाते तब भी तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इस पर फिर से लिटिल यी हाँ करता है और फिर उसका ध्यान जाता है स्टोन स्टैचू की तरफ। इसको देखकर लिटिल यी का छोटा सा शरीर ऊपर हवा में उठने लगता है। सभी की आंखों के सामने लिटिल यी उस स्टोन स्टैचू के हार्ट के पास आ जाता है। तभी बहुत ही तेज से लिटिल यी की बॉडी में से एक इंटेंस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वहां पर फैलने लगती है, जो एक लाइट के पिलर में बदल के उस स्टोन स्टैचू की तरफ शूट हो जाती है। जब फ्लेम से बनी ये पिलर उसमें शूट होती है, वो हजारों फुट बड़ा स्टोन स्टैचू कोई अजीब सी एनर्जी की रिपल्स को बनाने लगता है। ये रिपल्स गोल आकार में फैल रही थी। जब उस स्टोन स्टैचू पर हर एक चीज का इस्तेमाल करने के बाद भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ होता, अचानक से उसमें ऐसे बदलाव को देख के सभी के चेहरे पे खुशी का एक्सप्रेशन आ जाता है। इस समय स्टोन स्टैचू एकदम ट्रेम्बल हो रही थी, आसान शब्दों में कहा जाए तो कांप रही थी। तभी सभी को एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया था, जैसे कि वह स्टोन स्टैचू हिल गई हो। इस वक्त स्टोन स्टैचू के चेस्ट के जगह पे एक होल बनने लगता है। तभी अचानक से इस होल में से एक रोशनी बाहर की तरफ फैली थी, जिसने अगले ही मोमेंट में सभी लोगों को ढक लिया होता है। जब ये रोशनी सभी के शरीर के ऊपर आती है तो ली यिंग, यानजिन और बाकियों के चेहरों के रंग तुरंत ही उड़ जाते हैं। तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही सभी लोगों के घुटने जमीन से टकरा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रोशनी के अंदर एक अलग ही खतरनाक लेवल का प्रेशर छुपा है। वहीं गुयुआन और ज़ूकुन, जो कि अभी भी खड़े होते हैं, इनके शरीर भी आगे की तरफ झुक गए थे। इस मोमेंट में इनकी हड्डियों में से एक आवाज बाहर आ रही होती है और इन दोनों के चेहरे पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। ये दोनों खड़े रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक इनकी चलती नहीं है। कुछ ही समय के अंदर दोनों लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जमीन पर अपने घुटनों के सहारे आ गए थे। इस समय बस जियाओयान, जिसके शरीर को अलग अलग हेवनली फ्लेम्स ने ढक के रखा होता है, वही एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। साफ तौर पर वो समझ नहीं पाता कि उसको वो टेरिफाइंग प्रेशर क्यों नहीं महसूस हो रहा है, जिसको बाकी सभी लोग फील कर पा रहे हैं। तभी ज़ूकुन, जिनका चेहरा एकदम गुस्से से लाल होता है, वो अपने दांतों को मीस के बोलते हैं, डैम इट, तोशी एंशिएंट गॉड। वो चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाते। अभी गुयुआन के चेहरे पे भी एकदम कड़वाहट से भरा एक्सप्रेशन होता है। कुछ और समय तक इसी तरह से कोशिश करने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। एक दाऊदी के द्वारा सप्रेस होना ये उनके लिए बिल्कुल शेमफुल बात नहीं है। तभी वो रोशनी एक बार पूरे स्क्वायर को ढकने के बाद पीछे जाने लगती है और फिर ये लाइट जियाओयान के पूरे बॉडी को जाकर कवर कर लेती है। इसके बाद उन सब के ऊपर से रोशनी के हट जाने के बाद
सभी को खड़े होने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस सीन को देख के इन सभी के चेहरों पे अलग अलग इमोशंस होते हैं। वहीं ज़ूकुन के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वो कहते हैं, लकी फेलो, तुम सच में सबसे ज्यादा लकी हो। आखिरकार मैंने जिस डी एसेंस को हासिल करने के लिए हर कोशिश किया और इसी वजह से एंशिएंट गॉड मैंशन के नीचे हजारों सालों तक कैद रहा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस चीज ने एक्चुअली में तुम्हें चूज किया। तभी गु युआन कहते हैं, जियाओयान, लगता है हमें इस बार तुम पर ही विश्वास करना होगा। और फिर सीन कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है। इस समय जियाओयान की आंखें उस लाइट पिलर को देख रही होती हैं जिसने उसे ढक लिया था। उसकी आंखों में एक खोया हुआ एक्सप्रेशन होता है, ना जाने क्यों, लेकिन जियाओयान सेंस कर पा रहा है कि उसके शरीर की दुई की अब काफी अजीब तरह से फ्लक्चुएट होने लगती है। जियाओयान के लिए ये फीलिंग कुछ ऐसी होती है जैसे इसे कोई अपना सा मिल गया हो। इसके बारे में कुछ समय तक सोचने के बाद जियाओयान की आंखों में अचानक से एक चमक आ जाती है और तभी वह किसी चीज को फील करके बोलता है, ये तो हेवनली फ्लेम की दुई की है। अभी जो जियाओयान के शरीर की दुई की होती है उसे फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके कई हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बनाया गया था, जो बिल्कुल तौसी एंशिएंट गॉड के जैसा होता है। आखिरकार वो भी तो एक हेवनली फ्लेम थे। जियाओयान अभी जिस चीज को महसूस कर पा रहा था वह चाहकर भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वहीं पर जब गु युआन की आंखें उस लाइट को जियाओयान को ढकते हुए देखती हैं तो उनकी आंखों में भी एक खोया हुआ एक्सप्रेशन आ जाता है। गु युआन खुद को इस एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस के सामने संभाल नहीं पा रहे थे। आखिरकार पिछले हजारों सालों से वो भी इसी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना चाहते थे। तभी गु युआन कहते हैं, जियाओयान, लगता है एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना है। और फिर गु युआन इस बात को भी समझ जाते हैं कि इसके ऊपर फोर्स का यूज नहीं किया जा सकता। एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस अपने आप ही उसके इनहेरिटर को चूज करती है। कुछ समय पहले वह जो लाइट इन सभी के ऊपर पड़ा था वो दरअसल उनके क्वालिफिकेशन को चेक कर रहा था। साफ तौर पर फिर उस लाइट ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया होता है, पर गु युआन को इस बात की खुशी भी होती है कि जियाओयान को तोशी एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस मिलने वाला है। आखिरकार जियाओयान उनका होने वाला सन इन लॉ होता है। अगर वो दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तो इसमें गु युआन का कुछ खास नुकसान नहीं होगा। वहीं पर गु युआन की बात को सुन के सभी की आंखों में थोड़ा सा जेलसी से भरा एक्सप्रेशन आता है और फिर वह सभी लोग जियाओयान को कंग्रेचुलेशन करते हैं। भले ही उन सभी को इस बात से थोड़ा सा जेलसी होता है, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों को खुशी भी होती है। फर्क नहीं पड़ता कि तौसी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस किसको चूज करती है, कम से कम अब उन सबको हुनतियांडी से फाइट करने का एक तरीका मिल गया था। तो ज़ूकुन कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस ने तुम्हें चुना है, इसीलिए अब तुम्हें जल्दी से दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। जब तुम एक बार हुनतियांडी से पहले दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लोगे तो फिर दाऊदी कॉन्टिनेंट से हुनतियांडी नाम की मुसीबत का खेल खत्म हो जाएगा। इस पर जियाओयान कुछ समय तक हेजिटेशन करने के बाद हाँ करता है। उसे अभी भी सिचुएशन के बारे में काफी अच्छे से पता होता है। जैसे ही हुनतियांडी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एक रियल डी टियर के मेडिकल पिल में रिफाइन कर लेगा तो फिर उसके दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसके साथ ही कोई भी अलायंस उसके सामने नहीं टिक पाएगा। और जैसा कि हुन क्लैन के लोगों का बर्ताव है, वो पूरे क्लैन को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। तभी जियाओयान बोलता है, आप सभी चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो यानजुन बोलते हैं, जहाँ तक बात रही हुनतियांडी और हुन क्लैन की, तो तुम्हारे आने तक हम उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद जियाओयान बोलता है, मैं इस इनहेरिटेंस स्क्वायर को हेवनली टॉम में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर टाइम बाहर के कंपैरिजन में काफी स्लो चलता है, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। इस पर गु युआन भी एग्री करते हैं। वो कहते हैं, हेवनली टॉम में जाने का एक अच्छा आइडिया है, इस तरीके से तुम्हें और ज्यादा समय मिल जाएगा। और फिर जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो फिर जियाओयान भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बोलता है, तो अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। उसके इतना कहते ही तुरंत ही आसमान में एक बहुत ही बड़ा क्रैक अपीयर हुआ था, जिसके अंदर जियाओयान वहाँ से जाते हुए गायब हो जाता है और जाने से पहले क्रिस्टल जेड को गु युआन को देखकर कहता है, अंकल गु युआन, अगर अलायंस हार जाती है और आप सभी फाइट करने की हालत में नहीं रहते हैं तो इस जेड पीस को आप तोड़ देना, मैं तुरंत ही यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। इसको सुनकर गु युआन उस क्रिस्टल जेड पीस को काफी ध्यान से ले लेते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या जियाओयान सच में दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं, और फिर हमें जानने को मिलेगा कोई हुनतियांडी को धोखा देने वाला है। इसीलिए एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।